morning everyone. Let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram channel. I will share you the vocabulary and the article that we are going to do today. So let's start it. The first word is substantial. अगर आप क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। और सब्सटेंशियल का मतलब हिंदी अगर है तो अच्छा खासा मतलब वो जो चीज है वो अच्छी खासी मात्रा में है, अच्छे खासे नंबर्स में है। तो सब्सटेंशियल का मतलब हो जाता है इन अ गुड अमाउंट, लार्ज इन अमाउंट। अगर आप किसी की हेल्प की है और वो हेल्प सब्सटेंशियल है तो मतलब आपने उनकी काफी मात्रा में हेल्प की है। मान लो किसी को अगर 10,000 की जरूरत है और आपने उसको अगर सपोज 8,000 भी दे दिए तो ये एक सब्सटेंशियल हेल्प कहलाती है, ठीक है। और 10,000 की जरूरत में अगर आप उसको 1,000 दो या 500 ही रुपए दो या 100 ही रुपए दो तो क्या ये सब्सटेंशियल है? बिल्कुल भी नहीं। तो सब्सटेंशियल मीन्स लार्ज इन अमाउंट, गुड इन अमाउंट, कंसीडरेबल। डेफिनेटली वो इंसान इसको कंसीडर करेगा, ये एक मीनिंगफुल है, ये सिग्निफिकेंट है, इनॉर्मस है, ह्यूज है, ठीक है। सो जो रेन है उसने क्या कर दिया, जो डैमेज, जो बारिश की वजह से जो डैमेज हुआ था वो सब्सटेंशियल था, वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। वो सिग्निफिकेंट था, वो बहुत ज्यादा हुआ था, वो एनॉर्मस था, वो ह्यूज था। तो सब्सटेंशियल का मतलब हो जाता है कोई भी चीज जो अच्छी खासी मात्रा में हुई हो या हो। आपने जानते हैं ये भी हमारा रिपीट हो रहा है, इनएविटेबली। इनएविटेबली का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है, इनएविटेबल जो है वो एडजेक्टिव होता है। इनएविटेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसको टाला ना जा सके, उस चीज का होना सर्टेन है, उस चीज का होना डेफिनेट है। सो इन अ वे दैट कांट बी अवॉइडेड, इस तरीके से, जिस तरीके से उस चीज को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है इनएविटेबली का, तो सिनोनिम भी आपका एडवर्ब रूप में रहेगा। सर्टेनली, श्योरली, अनअवॉइडेबली, इनएस्केपेबली या डेफिनेटली। जैसे सच अ लार्ज इन्वेस्टमेंट इनएविटेबली इंटेल्स सम रिस्क। तो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं उसमें डेफिनेट है, उसमें ये चीज सर्टेन है कि उसमें कुछ ना कुछ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता ही है। तो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको, उनके रिस्क होना उसमें निश्चित है, रिस्क को नहीं टाला जा सकता है। सो वो इनएविटेबली एंटेल्स, हमने कल की क्लास में ही किया था, एंटेल मतलब इन्वॉल्व हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। तो अगर हम जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, उन ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर में ऑटोमेटिकली उसके अंदर में रिस्क हो ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा पिवटल। पिवटल का मतलब हो जाता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान का रोल पिवटल है तो इसका मतलब उसका रोल कैसा है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ठीक है। तो क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है सीरियस और एक होता है इंपॉर्टेंट। एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। जैसे शी यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू को हम लोग पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं कि वो ऐसा क्या करती थी, वो कैसा रोल प्ले क्या करती थी, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्या करती थी कंपनी में। तो शी यूज्ड टू प्ले पिवटल रोल इन द कंपनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, प्री का मतलब ही क्या हो गया, बिफोर। प्री का मतलब क्या हो गया, बिफोर। सो किसी काम को शुरू करने से पहले आपको, जैसे कि मैं एक बात बोलूं, अगर हमें सपोज सीजीएल का फॉर्म भरना है तो उसके लिए सबसे एक आपकी प्री रिक्विसाइट क्या है, आपका ग्रेजुएट होना। तो वो कहते हैं कि आपको ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपका वहां पे प्री रिक्विसाइट है, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप क्लास देखना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए कंडीशन क्या है, क्या एसेंशियल चीज है आपके लिए, मोबाइल फोन होना या लैपटॉप होना या पीसी होना, कुछ तो ऐसी चीज होना
जिससे आप क्लास को देख सकें, तो वो कैसी चीज है, वो प्रायर कंडीशन है, वो चीज आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे अगर हम कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पहले से आनी चाहिए, जैसे टेबल आना चाहिए, आपका परसेंटेज की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, स्क्वायर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, ये प्री रिक्विसाइट्स हैं, ये चीजें आपको पहले से ही होनी चाहिए। तो ये क्या है, प्री कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल करें। क्वालिफिकेशन हो गया, तो एग्जाम को भरने के लिए आपको वो चीज होनी चाहिए। और ये हो गया हमारा फॉरेन वर्ड, जैसे हमारे सीडीएस होते हैं, एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें फॉरेन वर्ड आते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है, 5-5, 10-10 नंबर में आ जाता है। तो अब से मैं कोशिश करूंगी जो उसका फॉरेन शब्द भी है तो वो भी लिखने का। तो प्री रिक्विसाइट का फॉरेन वर्ड क्या हो गया, सिने क्वा नॉन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे किसी भी काम करने के लिए तो एक सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपके अंदर पहले से होनी चाहिए, और वो है पेशेंस। तो अगर मैं कहूं कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसके लिए आपकी प्री रिक्विसाइट क्या होनी चाहिए, पेशेंस। अगर आप मेरे पास आके और मुझे बोलेंगे कि मैम मुझे मेरे पास में 2 ही हफ्ते हैं और मुझे एकदम आप मेरी फ्लुएंसी वाली इंग्लिश सिखा दीजिए, तो मैं कहूंगी आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपकी प्री रिक्विसाइट ये होगी कि आपको बेसिक्स आना चाहिए। अगर आपको एकदम फ्लुएंसी चाहिए तो फिर आपको बेसिक्स होनी चाहिए, तब तो हम लोग 2 से 3 हफ्ते में चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। तो एडवांस क्लास को ज्वाइन करने का प्री रिक्विसाइट क्या हुआ कि आपकी बेसिक्स जो हैं, जो बेसिक क्लास होती हैं, वो आपने ऑलरेडी कर रखी हो। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट शब्द क्या है हमारा, एसेंस। तो एसेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो पूरी चीज हमने पढ़ी है इसका एसेंस क्या है, मतलब इसकी समरी क्या है, इसका क्रक्स क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है। सो एसेंस का मतलब द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अगर मान लो कोई झगड़ा हो रहा है, अगर हमें झगड़े का, हमें नहीं जानना कि कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसको मार रहा है, हमें बस ये पता है कि इसमें मेन मुद्दा क्या हुआ है। तो वो मेन मुद्दा क्या हो गया, उसका की पॉइंट हो गया, वही उसका एसेंस है। सो एसेंस मतलब एसेंशियल बात, उसकी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, की का मतलब मेजर हो गया, ठीक है। क्विंट एसेंस है, क्विंट एसेंस सेंटर, क्रक्स या जेस्ट। जैसे द चेंज इज वेरी एसेंस ऑफ लाइफ। तो जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, बदलाव। तो बदलाव जिंदगी के लिए क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। कैन यू प्लीज टेल मी द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स आई एम आस्किंग अबाउट द summary, the main idea, the crux, the gist of it. Done. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रीहेंशन, ION लगा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। एप्रीहेंशन के देखो कई मीनिंग होते हैं, तो मैंने सोचा आज हम इसके तीनों मीनिंग ही एक साथ में कवर कर लेते हैं। तो एक में क्या हो जाता है, फीलिंग ऑफ फियर, जो डर है, जो चिंता है, दैट समथिंग बैड मे हैपन, कि कुछ गलत हो सकता है। तो एक तो एप्रीहेंशन ये हो जाता है। जनरली एप्रीहेंशन का मीनिंग फियर के फॉर्म में ही इस्तेमाल भी होता है, डर ही आता है। तो एप्रीहेंशन का मतलब चिंता हो गया, वरी हो गया, अनईजी, एंजाइटी, टेंशन या फियरफुलनेस। तो एक तो ये है। दूसरा एप्रीहेंशन, और इसका वर्ब हो जाता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का दूसरा मतलब क्या होता है, एप्रीहेंड का एक हो जाता है अरेस्ट, जनरली वर्ब फॉर्म में। बट नाउन फॉर्म में भी अगर आपको देखें, जैसे बोथ द आर्मी एंड द पुलिस वर इन्वॉल्व इन द एप्रीहेंशन ऑफ द टेररिस्ट। तो इन द एप्रीहेंशन का मतलब यहाँ पे वरी का सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे किस चीज का बता रहा है, इन द अरेस्ट, इन द कैप्चर, ठीक है। तो एप्रीहेंशन का दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है, किसी को पकड़ लेना, उसको अरेस्ट कर लेना, अरेस्ट, कैप्चर, सीजर या नैबिंग। डन। तो एप्रीहेंशन एक तो डर हो गया, चिंता हो गया। जैसे इट इज नॉर्मल टू फील अ लिटिल एप्रीहेंशन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। तो नई जॉब शुरू करने से पहले जो हल्का फुल्का डर है ये महसूस करना, ये एक नॉर्मल चीज है। टेंशन हो गया ना, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं टेंशन से, फियर से,
ठीक है। सो इट इज नॉर्मल टू फील अ लिटिल विथ टेंशन, कि हमें थोड़ी बहुत टेंशन होना ये नॉर्मल चीज है नई जॉब शुरू करने से पहले। लेकिन दूसरा एप्रीहेंशन का मीनिंग क्या हो गया, अरेस्ट, ठीक है। जैसे आर्मी एंड पुलिस दोनों ही इन्वॉल्व थे जो टेररिस्ट है उसको अरेस्ट करने में। एक और एप्रीहेंशन का है, ये थोड़ा कम होता है, ये ओल्ड फैशन्ड है, और वो है अंडरस्टैंडिंग। एप्रीहेंशन का मतलब कॉम्प्रीहेंशन वाला हो जाता है, कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना। सो एप्रीहेंड का मीनिंग एक अंडरस्टैंड भी होता है। अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्प मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब आपकी वो चीज कॉन्शियस में आ गई है, आप उस चीज को लेके अवेयर हो गए हैं। आई एप्रीहेंड द रियलिटी ऑफ हिज बिहेवियर। एप्रीहेंड मीन्स आई अंडरस्टैंड, अच्छा अब एप्रीहेंडेड है, सो आई अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ हिज बिहेवियर। तो जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहा था, उसके पीछे का जो कारण था उसको मैं समझ गई। तो एप्रीहेंशन की तीनों मीनिंग आप याद रखिएगा। सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है आप देखिए। अगर वहां पे वरी है तो आप ना क्या करो, जब वो शब्द आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके तो बहुत सारे मीनिंग है, हम कैसे निकालें, तो आप ना उसके सिनोनिम्स को, जो आपको इजी वाला शब्द पहले से पता है ना, वो आप उस पर रख के देखिए। जैसे यहाँ पे एप्रीहेंशन में अगर मैं अरेस्ट रख के देखूं तो क्या मीनिंग निकलेगा कि इट इज नॉर्मल टू फील अ लिटिल अरेस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, कि थोड़ा बहुत अरेस्ट महसूस करना नई जॉब स्टार्ट करने से पहले ये नॉर्मल है। नहीं, यहाँ पे चिंता बता रहा है कि चिंता महसूस करना नई जॉब स्टार्ट करने से पहले ये चीज नॉर्मल है। अब सेकंड सेंटेंस में क्या बताया कि दोनों आर्मी और पुलिस इन्वॉल्व थे टेररिस्ट को अरेस्ट करने में, उसको चिंता देने में नहीं, अरेस्ट करने में, ठीक है। तो आपको याद रखना है एप्रीहेंशन के तीनों मीनिंग, वरी चिंता वाली चीज हो गई, अरेस्ट हो गया या अंडरस्टैंड हो गया, उस चीज को लेके अवेयर होना। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंट्रिकेसी का मतलब होता है जैसे कोई चीज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, या उसके और डिटेल्स ऑफ समथिंग है ना, उसकी चीजें जो हैं वो बहुत बारीकी से करनी होती हैं। तो वो चीज कैसी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टीज या एलोबोरेशन, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ द डील। तो इस डील की जो सारी डिटेल्स हैं या जो इसकी डील की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सबको मैं नहीं समझ सकती। सो इंट्रिकेसी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जो बहुत जटिलता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं उसमें, या उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइट जैकेट। आप जैसे टाइट जैकेट हो गया, उसको आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई टाइट कपड़ा पहने तो हमारी बॉडी को क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो कन्फाइन कर देता है। तो ऐसे ही आप इसे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है अगर कोई एक्शन है, कोई चीज है, अगर हम उसको टाइट जैकेटेड बोल रहे हैं तो वो चीज आपको क्या कर दे रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपको लिमिट कर रही है, कन्फाइन कर रही है वो चीज, ठीक है। ही रिफ्यूज टू बी फिटेड इनटू एनी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेट जैकेट। तो जो टाइट जैकेटेड है वो उसका दूसरा वर्ड स्ट्रेट जैकेटेड जैकेट भी हो जाता है। उसने मना कर दिया किसी भी स्ट्रेट जैकेटेड आइडियोलॉजिकल, मतलब जो स्ट्रिक्ट और जो लिमिट और कन्फाइन करने वाली जो विचारधारा है उसको अपनाने से, उसमें फिट होने से उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। लास्ट वर्ड है आज की क्लास का ब्लिप। ब्लिप का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो एक टेम्पररी रूप से हो गई हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंड अनयूजुअल कंडीशन दैट इज यूजुअली टेम्पररी। तो कोई आपका अचानक से कुछ हो गया, लेकिन वो जो चीज है वो आपका टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जैसे कि जो ये सेल्स हैं, इसमें जो ड्रॉप आया है, जो पिछले महीने सेल्स में ड्रॉप आया था, वो सिर्फ एक ब्लिप था, मतलब वो सिर्फ एक टेम्पररी इवेंट था। उस चीज के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो ये रही हमारी वोकैब। अब हम करेंगे आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। सो टुडेज आर्टिकल इज लर्निंग स्टेप्स, ठीक है। इंडिया मस्ट फर्दर
strengthen its investment in school education. India must further strengthen. Strengthen क्या है यहाँ पे? verb है. जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो हम उसमें en लगा देते हैं. तो इंडिया को अपनी स्कूल एजुकेशन में और इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. तो ये है आज का टाइटल. Besides some high-profile announcements such as the AI Center of Excellence, besides some high-profile announcements such as an AI Center of Excellence for Education with an allocation of 500 crore, broadband connectivity for schools, the expansion of 5 third-generation IITs, and increased फंडिंग फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम बजट 20, यहां तक ही रखते हैं. पहले देखते हैं बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ. ठीक है, एक बिसाइड होता है, उसका मतलब होता है जिसमें एस नहीं होता. बिसाइड SIDE, उसका मतलब होता है किसी चीज के बगल में. कम एंड सिट बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में. तो बिसाइड सम हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट्स, तो कुछ हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट्स के साथ साथ में, जैसे कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए बोला है एजुकेशन के लिए, जिसमें एलोकेशन ऑफ 500 करोड़, मतलब AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए को एलोकेट किया जाएगा जो बजट है. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटीज दी जाएंगी स्कूल्स में, और जो 5 थर्ड जनरेशन ITs हैं उनको और एक्सपेंड किया जाएगा. और क्या किया जाएगा? एंड इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके लिए और पैसे को इंक्रीज किया जाएगा. जो फंडिंग है जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है उसको और इंक्रीज किया जाएगा. ठीक है. बजट 2025 हैज प्रॉमिस्ड हायर एलोकेशन फॉर एजुकेशन कंपेयर टू लास्ट ईयर्स रिवाइज्ड एस्टिमेट्स. सो जो 2025 का बजट है उसने क्या प्रॉमिस किया है कि वो हायर एलोकेशन देगा एजुकेशन के लिए. किसके कंपेयर में? जो लास्ट ईयर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आए थे. ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, और कंपेयर टू, लाइक शी इज ब्यूटीफुल कंपेयर टू, वहां पे टू आता है तो टू आ गया कंपेयर टू. ठीक है, बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री हायर यूज किया है. हायर और हाईएस्ट. ठीक है. सो जो बजट 2025 है उसने लास्ट ईयर के रिवाइज्ड एस्टिमेट के कंपेयर में ज्यादा एलोकेशंस के लिए प्रॉमिस किया है. ठीक है. हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रॉमिस्ड यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया. There was a 7% increase for higher education. There was a 7% increase for higher education. आप जानते हैं जो there है ये एक सूडो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये एडवर्ब है तो खुद में कोई सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो इसकी जो वर्ब आती है वो नाउन के अकॉर्डिंग आती है. तो इस सेंटेंस में यहाँ पे देखें नाउन कौन है? इंक्रीज है. ठीक है. अच्छा, आप कहेंगे देयर इज इंक्रीज और कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है? ही इंक्रीज्ड है ना, इंक्रीज्ड, तो वो हमारा वर्ब भी हो गया. लेकिन यहाँ पे ये हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो इंक्रीज सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है. तो 7% का इंक्रीज हुआ है हायर एजुकेशन में. although the actual expenditure for 2023 and 24 was 10% more than 25-26 budget estimates. मतलब हायर एजुकेशन में 7% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो एक्चुअली जो खर्चा हुआ था 2023-2024 में वो अभी 25 और 26 के कंपैरिजन में 10% ज्यादा खर्चा हुआ था. की चैलेंज मतलब मेजर, मेन चैलेंज ये है हायर एजुकेशन में. तो की चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज क्या है? मेन चैलेंज इज दैट क्या है? द एम्बिशियस यूजीसी रिफॉर्म्स. अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे यूजीसी में रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो वो एक जो चीज है वो एक मेन चैलेंज की तरह है.
यूजीसी रिफॉर्म्स किस पे आधारित किए गए हैं? मॉडल्ड ऑन एडवांस्ड नेशंस, जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं तो उसी की तरह इंडिया में भी यूजीसी के लिए बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। रिफॉर्म का मतलब बदलाव लाए गए हैं। तो ये चीज एक मेजर चैलेंज की तरह है, जिसमें क्या चाहिए? एक सिग्निफिकेंट फंडिंग चाहिए। तो जो आपके यूजीसी की जो रिफॉर्म है उसको करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी सारी फंडिंग की, काफी सारे पैसे की हमें जरूरत है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। तो जैसे कि और क्या, जैसे क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया है? इंट्रोड्यूस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स। जैसे 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स को अब 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स में कर दिया है, जो स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो कोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में ले सकते हैं। इसके साथ में वो एक मतलब इम्प्लीमेंटिंग और क्या चीज है कि एक साल में 2 बार एडमिशंस, बाय एनुअल एडमिशंस, एनुअल मतलब ईयरली और बाय एनुअल मतलब हाफ ईयरली। तो कॉलेजेस वगैरह जो है वो 2 बार एडमिशंस ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं जो डिमांड करते हैं सब्सटेंशियल फाइनेंसेस। सब्सटेंशियल्स मीन्स ह्यूज। तो जो ये रिफॉर्म हुए हैं यूजीसी में, ये एक की चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करवाना, और इन चीजों के लिए सब्सटेंशियल फाइनेंस की जरूरत है, विच विल इनएविटेबली फॉल अपॉन स्टेट्स गवर्नमेंट। तो ये जो सब्सटेंशियल फाइनेंसेस हैं, ये इनएविटेबली मतलब इनएविटेबली क्या था? किसी चीज को जिसको टाला ना जा सके, तो ये ऑटोमेटिकली किसके ऊपर में आके पड़ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि आखिर तो उन्हीं को ये चीज इम्प्लीमेंट करवानी है। हाउएवर, लेकिन जो बजट है 2025 का डज नॉट अपीयर टू एडिक्वेटली एड्रेस दीज फाइनेंशियल कंसर्न्स। लेकिन जो अभी जो बजट आया है डज नॉट अपीयर, अब देखो डज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। अपीयर क्या हो गया? मेन वर्ब। बजट क्या है? सब्जेक्ट। बजट कैसा है? सिंगुलर, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आया डज। जब भी हम लोग डज लगा देते हैं तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। लेकिन जो बजट है 2025 का, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो ये जो फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, ये जो इतना फंडिंग चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, उस चीज को एडिक्वेटली, सफिशिएंटली उस चीज को वो एड्रेस नहीं कर रहा है। द रिलीज ऑफ द ASER 24 report in the same week as the union budget highlighted gaps in India's school education system. ये ASER रिपोर्ट क्या है आपकी? इसका जरा फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। जो रिलीज हुआ है इस रिपोर्ट का, ठीक है, किस पे? सेम वीक में जिसमें आपका यूनियन बजट को रिपोर्ट आया था आपका। तो ये जो रिलीज है इसने क्या कर दिया? हाईलाइट किया है किस चीज को? गैप्स को इंडिया की स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। तो जो आपका ASER रिपोर्ट है वो सेम ही वीक में रिलीज हुई जिसमें यूनियन बजट रिलीज हुआ। तो और जो ये आपका जो रिपोर्ट है इसने हाईलाइट कर दिया है गैप्स को इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, खास करके पर्टिकुलरली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब फाउंडेशनल मतलब क्या हो गया? फाउंडेशन, जो बेस होता है। जैसे हमारी KG है ना, LKG, UKG, फिर हमारा फर्स्ट होता है, तो ये हमारी फाउंडेशनल क्लासेस होती हैं। तो और उसी क्लासेस के बीच में हम लोग लिखना, पढ़ना, काउंटिंग्स वगैरह सीखते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी, लिखना पढ़ना, और न्यूमरेसी, काउंटिंग्स। तो ये एक इसका शॉर्ट क्या हो जाता है? FLN। ठीक है। तो ये जो ASER रिपोर्ट आई है, इसके जो रिलीज ने ये चीज को हाईलाइट कर दिया है कि स्कूल एजुकेशन में अभी भी गैप है, खास करके FLN में। डन। फाइल, जबकि जो द रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट लर्निंग लॉसेस फ्रॉम द COVID-19 पैंडेमिक हैव बीन रिकवर्ड। तो इसके साथ में जो रिपोर्ट है उसने और क्या इंडिकेट किया है? रिपोर्ट सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब इंडिकेट हो गया, दर्शाया है कि जो लर्निंग लॉसेस हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ। लॉसेस फ्रॉम द COVID-19 पैंडेमिक, लॉसेस हैव बीन रिकवर्ड, लॉसेस हैव बीन रिकवर्ड।
हैव बीन रिकवर्ड, तो सेंटेंस का टेंस कैसा हो गया, पैसिव हो गया। हैव बीन रिकवर्ड, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, रिकवर्ड कर लिए गए हैं ना खुद से, तो मतलब वो जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो गए हैं। कुछ केसेस में जो FLN लर्निंग है, FLN लेवल्स हैं, वो तो अपने हाईएस्ट पे भी पहुंच गए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि रिपोर्ट ने ये भी दर्शाया है कि जो लर्निंग लॉस हुआ था कोविड-19 की वजह से, वो तो रिकवर्ड हो गया है। और कुछ केसेस में तो बच्चों को लिखना पढ़ना जितना पहले था उन सबसे की हाईएस्ट पे गया है। अभी भी इंडिया स्टिल हैज सम वे टू गो बिफोर अचीविंग फुल FLN 26-27 टारगेट अंडर द निपुण भारत स्कीम। इंडिया स्टिल हैज सम वे, अभी भी इंडिया को जो फुल FLN को अचीव करने के लिए उसको अभी और मेहनत करनी होगी और आगे जाना होगा। जो टारगेट रखाया था हमने निपुण भारत स्कीम के तहत कि हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना और गिनती करना आना चाहिए, 26-27 तक कंप्लीट FLN को अचीव करने का जो टारगेट है, इसके लिए इंडिया को अभी और आगे बढ़ना होगा। अगर हम 2024 और 25 के कंपैरिजन में देखें तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आया था स्कूल एजुकेशन के लिए, हैज बीन अलोकेटेड एन एडिशनल 11,000 करोड़, अ 16% इंक्रीज। ठीक है, सो कंपेयर टू मतलब 24-25 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे, सो स्कूल एजुकेशन को जो है, जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो एलोकेशन है कि कितना पैसा दिया जाएगा, उसमें आपका एडिशनल 11,000 करोड़ दिए गए थे, जो कि 16% इंक्रीज था। अगर अगर हम इसको परसेंटेज में देखें टोटल बजट का, तो ये जो इंक्रीज है वो सिर्फ 0.12 परसेंटेज पॉइंट्स है, जो एलोकेशन को किस पॉइंट पे ले आता है, 1.55%। ठीक है, अगर हम एक 100% है तो उसका जो है वो 1.55% ही है आउट ऑफ 100% की टोटल 100 रुपए में से। तो कितने परसेंट यहाँ पे एजुकेशन के लिए खर्च हुआ है, 1.55%। हायर एजुकेशन का देखें तो जो बजट का जो फ्रैक्शन है, जो अमाउंट है, वो सेम ही रहा है, अनचेंज्ड है, जो कि 0.99% है। तो हायर एजुकेशन पे कोई भी बदलाव नहीं है, जो सेम है। While institutions such as केंद्रीय विद्यालय संगठन continue to receive significant funding, जबकि कुछ जैसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि केंद्रीय विद्यालय केवीस जो हैं उनको, अब देखो while the institutions, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट हुआ, ये तो उदाहरण दे रहा है जैसे कि, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस प्लूरल हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कंटिन्यू। तो वाइल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि केवीज, उनको कंटिन्यू रहा है कि वो एक सिग्निफिकेंट फंडिंग उनको मिलती रही है ना। द इंक्रीज जो है डज रिफ्लेक्ट हायर इनफ्लोज टू स्टेट्स, जो इंक्रीज है वो दिखा रहा है कि स्टेट्स के ऊपर में और उनके पास पैसा जाएगा, जो एक प्राइमरी इम्प्लीमेंटर्स हैं स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स के। तो डेफिनेटली स्टेट्स ही हैं जो प्राइमरी, जहाँ पे मेन फंक्शन उन्हीं लोगों का होता है स्कूल एजुकेशन, जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सेंटर ने क्या किया है, सेंटर हैज बीन कीन ऑन फुली इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सेंटर क्या है, कंप्लीटली उस चीज को लेके एक्साइटेड है कि वो जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जो न्यू NEP जो है उसका मतलब प्रपोज क्या करती है, वो 5334 सिस्टम को, जिसमें इंक्लूड होते हैं 5 ईयर ऑफ अर्ली एजुकेशन अप टू क्लास 3। तो 5 ईयर ऑफ अर्ली एजुकेशन 5 साल तक जो है उसमें हमें पढ़ना लिखना काउंटिंग करना, जो बेसिक चीजें होती हैं वो एक स्टूडेंट को आ जानी चाहिए। अर्ली एजुकेशन इज बीन प्रायोरिटाइज एज द की टू अचीविंग फुल FLN। तो जो आपकी जो 5 वाला जो पॉइंटर है, ये जो है ये इसको प्रायोरिटाइज करना होगा
क्योंकि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हमें फुल FLN को अचीव करना है। बट अ क्रिटिकल गैप रिमेन्स, क्रिटिकल का मतलब यहाँ पे सीरियस से है, क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, सीरियस कंडीशन है, और क्रिटिकल का मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीरियस है, ठीक है। लेकिन एक सीरियस गैप है जो अभी भी बना हुआ है कि 2 ईयर बिफोर क्लास 1 आर मैनेज्ड बाय अंडरपेड आंगनवाड़ी वर्कर। तो क्लास 1 में आने से पहले जो आपका प्री प्राइमरी और जो KG होता है उसको कौन पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाते हैं अंडरपेड आंगनवाड़ी वर्कर्स। अंडरपेड कौन होते हैं, जिनको पैसा कम दिया जा रहा है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको जो पेमेंट है वो नहीं हो रही है। तो क्लास 1 में आने से पहले जो 2 साल होते हैं उनको आपके आंगनवाड़ी टीचर्स पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, उनको सफिशिएंट पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, और वो लोग ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, और अक्सर उनके अंदर में जो एडिक्वेट ट्रेनिंग होती है टू डिलीवर FLN गोल्स के लिए, उसकी भी कमी है। तो a focused FLN drive is pivotal to achieving full FLN. Focused FLN drive is pivotal. Pivotal means very important. किस चीज के लिए, कि अगर हम फुल FLN अचीव करना चाहते हैं तो इसका प्री रिक्विसाइट क्या है। प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या था, जो चीज आपको पहले से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो प्री रिक्विसाइट क्या है उसका, prerequisite for building higher skilled workforce and leveraging India's demographic dividend, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्री कंडीशन है किसके लिए, कि अगर हम फुल FLN अचीव करेंगे, हम एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हम हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स वहां पे, और जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हो जाता है, जैसे हम किस एज ग्रुप में हम अपने पर्सन्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपके जो 14 to 65 का एज ग्रुप है वो यंग एज ग्रुप में आता है, ये वर्किंग क्लास होती है। 14 से कम और 65 से ज्यादा ये आपकी नॉन वर्किंग क्लास होती है। तो ये जो 14 to 65 का ग्रुप है, ये हमारे क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये यहां से हमें पैसे मिल रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, अगले कुछ सालों में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस, कि किस प्रकार से प्रोग्रेस बन रही है, गवर्नमेंट को और जो स्कूल एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है उसको और क्या कर देना चाहिए, और उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसको मजबूत करना चाहिए। क्या चीज सुनिश्चित करने के लिए कि जो इंडिया है वो अपने फुल FLN टारगेट को अचीव करे, मतलब जो एलोकेशंस हैं उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा अमाउंट उनको दे। टाइम इज ऑफ द एसेंस, टाइम क्या है, टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंस का मतलब इंपॉर्टेंट। डन। सो एक और आर्टिकल है US WHO एग्जिट। तो US ने आप जानते हैं आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल गए हैं, तो अब ये एक चांस है जो ग्लोबल हेल्थ है उसको रीशेप करने का, उसको एक नया ही शेप देने का। तो जो आपका US है जो WHO से बाहर निकल गया है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अब जो बाकी नेशंस हैं वो अपने तरीके से ग्लोबल हेल्थ को रीशेप कर सके। ऑन जनवरी 20  2025 United States government issued an executive order to withdraw from membership of the World Health Organization. So 20 तारीख को जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक अपना ऑर्डर पास किया, कि वो क्या ऑर्डर था, कि वो जो अपनी मेंबरशिप है वो WHO से विड्रॉ करते हैं, वहां से अपने आप को, अपनी मेंबरशिप को वो कैंसिल करते हैं, ठीक है। This has raised apprehensions that reduced funding for WHO would impact the functionality of the organization. अब इस चीज ने क्या कर दिया, डर पैदा कर दिया, डर को और बढ़ा दिया कि जो अब WHO में जो ये फंडिंग है वो कम हो जाएगी, और ये चीज क्या करेगा, ये प्रभाव डालेगा जो WHO की, जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है। However,
as the executive decision by the US government has already been made, it is time to reflect on some fundamental questions. तो अब जो ऑर्डर है वो तो ऑलरेडी बना लिया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब ये समय है कि हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर बात करें। वो क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि वाई अ सिंगल कंट्रीज एग्जिट फ्रॉम WHO इज कॉजिंग सो मच कंसर्न, कि क्यों एक सिंगल कंट्री के बाहर निकल जाने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। How can the US exit from WHO be converted into an opportunity to create a stronger WHO? कि किस तरीके से जो US का एग्जिट है WHO से उसको एक अपॉर्चुनिटी बना दें और एक स्ट्रॉन्गर WHO क्रिएट कर दें। ठीक है, तो उसके एग्जिट को वहां से नेगेटिव की जगह हम उस चीज को और स्ट्रांगली यूज कर सकते हैं। क्यों जरूरत है जो आपके जो कंट्रीज हैं एशिया की और अफ्रीका की, उनके और ज्यादा पार्टिसिपेशन की क्यों जरूरत है, कि आपकी जो एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबल हेल्थ में क्यों और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ अभी देखें हम लोग आगे, फंडिंग इंट्रिकेसीज का मतलब क्या था, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो देखते हैं हम। To understand the impact of US withdrawal on WHO funding, to understand हमें समझने के लिए कि जो US ने जो WHO की फंडिंग से अपने आप को हटा दिया है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके लिए we need to understand WHO's फंडिंग सिस्टम। तो उसके लिए हमें पहले ये तो समझना होगा कि WHO की फंडिंग का सिस्टम कैसे रहता है। तो एक्चुअली में there are two broad categories of funding sources। तो अब WHO की फंडिंग किस प्रकार से होती है, दो कैटेगरी में होती है। पहली क्या है, असिस्ट कंट्रीब्यूशन। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर एक WHO मेंबर स्टेट मस्ट पे एनुअली एज अ शॉर्ट ऑफ मेंबरशिप फी। तो पहला आपका क्या होता है, आपका फिक्स्ड अमाउंट की तरह होता है जो हर एक जो WHO का मेंबर स्टेट है उसको हर एक साल में वो मेंबरशिप फी की तरह पे करना है। This is what the US president has argued as being disproportionately high for the US and cited as one of the 4 reasons for US decision regarding its withdrawal. And this is what, और यही एक चीज, ये भी एक चीज थी जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि उनके ऊपर में जो ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है ये डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है। मतलब प्रोपोर्शनेटली मतलब अकॉर्डिंगली, तो ये अकॉर्डिंग नहीं है, बेमेल है। बाकियों के कंपैरिजन में यूएस के ऊपर में हमसे ज्यादा फीस ली जा रही है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो उन्होंने 4 कारण दिए थे उसमें से उनका ये भी एक कारण था कि जो यूएस का विड्रॉल है आपके WHO से। द असिस्ट फंडिंग जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये क्या इंश्योर करते हैं, क्या सुनिश्चित करते हैं कि जो एक अश्योर्ड फंडिंग होनी चाहिए जिसे WHO यूज करता है टू पे द सैलरीज ऑफ रेगुलर स्टाफ। जो रेगुलर स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए, अब वो स्टाफ आपका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों हो सकता है, और मेंटेन करना जो डे टू डे फंक्शनिंग्स होती हैं। एंड दिस इज द मिनिमम रिसोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एंश्योर अ कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। और ये एक बहुत बेसिक, इतना पैसा तो एक बेसिक होता है अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हैं तो। दूसरी फंडिंग क्या होती है, तो पहली फंडिंग क्या थी, फिक्स्ड फंडिंग थी, उसको असिस्ट कंट्रीब्यूशन का भी नाम दिया था, जिसको हर एक जो मेंबर्स हैं उनको हर साल देनी होती है। और यूएस ने जो 4 पॉइंटर्स बोले थे उसमें से एक ये भी था कि यूएस के ऊपर में डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर चार्जेस लगाए जाते हैं, उनसे ज्यादा अमाउंट लिया जाता है। दूसरा उनका क्या तरीका है, इज फ्रॉम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ठीक है, वॉलेंट्री मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से। विच कम्स
from a range of donor agencies and additional contribution from WHO member states. सो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे आता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के डोनर होते हैं, डोनर एजेंसीज हैं, और जो WHO के मेंबर स्टेट हैं, अगर वो जो उनकी एनुअल फी है उसके अलावा जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो VCs क्या हो गए, ब्रॉडली फॉर प्रोजेक्ट्स उनके लिए होते हैं जो आपके टाइम बाउंड एक्टिविटीज होती हैं कि उनको समय पर ही हमें खत्म करके देना है। WHO क्या करता है, जो आपका ये वॉलेंट्री फंडिंग है, जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, हायरिंग ऑफ शॉर्ट टर्म स्टाफ, जो टाइम बाउंड जो और एक्टिविटी दी गई है उसके लिए जो और एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत है उसको हायर करने के लिए, कंसल्टेंट्स को हायर करने के लिए। लेकिन जो ये आपकी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है इसमें प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम क्या है इसमें कि एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वॉलेंट्री, तो हमेशा ये चीज क्या होती है, ये टाइम बाउंड होती है और ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए ही आती है, इसीलिए ये चीज अनप्रेडिक्टेबल है। वॉलेंट्री है तो आप इसके ऊपर में डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको नहीं पता है कि हाँ हमें इतना पैसा रिसीव होगा ही होगा, तो ये चीज क्या हो जाती है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये टाइम बाउंड है, ये स्पेसिफिक काम को करने के लिए आती है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे मेंबर स्टेट्स और डोनर्स होते हैं, जैसे उन्होंने प्रोवाइड फंड्स फॉर पोलियो एलिमिनेशन, पेशेंट सेफ्टी, प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ और एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस रिलेटेड वर्क। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, ये टाइट जैकेटेड का मतलब क्या हो जाए, हमने पढ़ा था किसी इंसान को रिस्ट्रेन कर दिया, उसको कन्फाइन कर दिया, तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं टू अदर एक्टिविटीज। मतलब अब जो यहां से फंड आया है तो ये टाइम बाउंड हो गया, ये लिमिटेड हो गया, तो आप इस पैसे को दूसरी एक्टिविटी के लिए नहीं दे सकते हो, आप इस पैसे को बहुत आप कंस्ट्रेंट फॉर्म में ही आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो जो यूएस का जो विड्रॉल है WHO से, इसके साथ साथ में जो आपकी ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है ये भी इम्पैक्ट होगी, एज मैनी US बेस्ड और US अलाइंड डोनर्स जो हैं या तो वो कम हो जाएंगे और बदतर क्या हो सकता है कि वो कंप्लीटली स्टॉप कर दें फंडिंग को जो वो WHO को देते हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो आपका असिस्ट कंट्रीब्यूशन है, जो फिक्स्ड अमाउंट है, वो तो WHO को मिलना बंद होगा ही होगा US के विड्रॉल से। उसके साथ साथ में जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है वो भी या तो बिल्कुल जो US अलाइंड एजेंसीज हैं वो या तो कम कर देंगी या फिर वो कंप्लीटली बंद कर देंगी। सो एज एन एग्जाम्पल द ऑनगोइंग टर्मोइल, मतलब टर्मोइल हमने पढ़ा था, commotion, confusion and uncertain fate of USAID would additionally impact WHO funding। तो अभी जो आपका USAID को लेके जो अनसर्टेनिटी चल रही है कि उसके क्या होगी फेट, मतलब उसकी किस्मत क्या होगी, तो ये भी हो सकता है कि ये WHO की फंडिंग को और इम्पैक्ट करे। तो अगर हम क्लियरली देखें जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है WHO का इज लाइकली टू बी फार ग्रेटर देन द डायरेक्ट शेयर ऑफ US गवर्नमेंट फंड फॉर WHO। तो अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट जो शेयर, जो एक फिक्स अमाउंट जो आपको US से आता है WHO में, उससे भी कई ज्यादा है। अनदर आर्ग्यूमेंट गिवन फॉर द US विड्रॉल, जो एक और आर्ग्यूमेंट की जो दूसरा पॉइंट जो US ने बोला कि हम क्यों निकाल रहे हैं, which has been used frequently by some others to criticize WHO। और उसी पॉइंट को अभी फ्रीक्वेंटली और भी बाकी नेशंस और भी बाकी हैं जो यूज कर रहे हैं WHO क्रिटिसाइज करने के लिए। और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, इज दैट द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाईली ब्यूरोक्रेटिक है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब जैसे रेड टेप होता है, ये ईडियम हो जाता है कि काम को ना मतलब बहुत डीले करके करना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, काम फास्ट नहीं है।
ठीक है। तो काम कैसे एक्ट करता है, स्लो करता है, और इस चीज को किस चीज की जरूरत है, एंड इज इन नीड ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म्स, कि इसमें जल्द तुरंत ही रिफॉर्म्स, बदलाव की इसमें जरूरत है, एंड दैट इज पार्शियली ट्रू। और ये जो चीज है कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली ये बात सच भी है कि WHO कैसा है, एक ब्यूरोक्रेटिक की तरह काम कर रहा है, तानाशाह नहीं होते, नौकरशाही की, मतलब स्टेज पे स्टेजेस पे लगी हुई हैं, तो काम का जो प्रोसेस है वो क्या हो जा रहा है, बहुत स्लो हो जा रहा है। इसीलिए इसको किस चीज की जरूरत है, अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये बात पार्शियली ट्रू है। And to be fair in assessment, every global institutions need some reforms and WHO is not any different. तो अगर जो उनके असेसमेंट हैं, जो उनके टास्क हैं, उसमें फेयर होने के लिए हर एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को किस चीज की जरूरत होती है कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो, और WHO भी उसमें से ही है, वो भी कोई अलग नहीं है। In fact, there is far more to WHO's credit than the occasional systematic blips it has faced. In fact, there is far more to WHO's credit, कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो WHO को हमें क्रेडिट देनी चाहिए। जो ये ओकेजनल सिस्टमेटिक ब्लिप्स, ये जो हम ओकेजनली हम जो WHO फेस करता है, उससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो WHO को क्रेडिट देनी चाहिए। ये कौन सा एरा चल रहा है, आपका कौन सा एरा है, इमर्जिंग इन मल्टी सेक्टोरल चैलेंजेस, जैसे आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल हेल्थ, इंक्रीजिंग री एमर्जेंस ऑफ डिसीज एंड अ steep rise in lifestyle disease, the world needs stronger WHO more than ever। तो अब ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन सब के लिए हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अभी जितना मतलब WHO रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा हमें एक स्ट्रॉन्ग WHO की जरूरत है। तो इसके साथ में हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज like the video, subscribe to the channel and share the video. Thank you so much.